नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के हैं। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगते हैं और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ऐसी सीरीज़ और चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है। तो सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में कोई भी विकास नहीं होता है तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में अब हम देख लेते हैं गुणसूत्र के जोड़े। आनुवांशिक, इसका एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो आनुवांशिकता का मूलाधार ही कोश है। कोशों के द्वारा ही मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भधारण के समय माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणुओं का कोशों का मिलन होता है ताकि एक नवीन कोश की रचना हो सके, और इस नवीन कोश के केंद्रक के कणों को गुणसूत्र कहते हैं। अगर हम देखें कि गुणसूत्र क्या कहलाता है तो आपको मैंने बता दिया है गुणसूत्र क्या होता है। और गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होता है। गुणसूत्र मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं और जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। मानसिक आयु गुणा वास्तविक सूत्र, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 या वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु। तो पहले बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र निकालने से पहले हम पता कर लेते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि एक गणना है जिसमें बुद्धि का आकलन लगाया जाता है। बुद्धि लब्धि एक ऐसी गणना है जिसमें बुद्धि का आकलन लगाया जाता है। जर्मनी मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड बिने ने इसे प्रतिपादित किया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, मानसिक आयु क्या हो गया। मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य करना मानसिक आयु कहलाती है, जबकि वास्तविक आयु वह है जो एक व्यक्ति की आयु होती है। नेक्स्ट है, क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने, जो कि उन्होंने एक चूहे पर किया था जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु छोटे छोटे खंड बताया कि हमें पाठ्यक्रम को अगर सरल बनाना है तो उसे छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए, जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का व्यापक महत्व है, जो दंड, पुरस्कार, परिणाम और ज्ञान के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है, सीखने के प्रयास में व भूल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जिन्होंने सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया था। बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात एक मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती थी। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि अधिगम के प्रयास एवं सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है, लेकिन बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। तो सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया थॉर्नडाइक ने। यह इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था। नेक्स्ट है, कोहलर नियम में निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्दृष्टीय सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, यानी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। इसके अनुसार अगर बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बालकों के बौद्धिक विकास हेतु अंतर्दृष्टीय सूझबूझ बहुत ज़्यादा सहायता करती है। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक R.B. कैटल थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा तरल सिद्धांत वंशानुक्रम कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान को दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि अधिगम का पठार या सीखने का पठार क्या होता है। सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए
तो इसे क्रिया का सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के निम्न कारण हैं। ज्ञान की सीमा, ये है। उत्साह या प्रेरणा की सीमा भी होती है। शारीरिक क्रिया की सीमा भी होती है, और होती है कार्य की जटिलता। एक और होती है कार्य की जटिलता। लेकिन इसमें विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये है एलेक्स एफ आसबर्न ने अपनी पुस्तक लिखी थी सृजनात्मक समस्या समाधान। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा समस्या समाधान। यह विधि किसी व्यक्ति के अनोखे विचार तथा समस्या समाधान हेतु बहुत ही उपयोगी साबित होती है। नेक्स्ट है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आपको पता है अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है सीखना, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही चले जाते हैं। वही हमारा अधिगम कहलाता है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये किसने कहा है? ये हो गया गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया। इनकी गोलमैन की पुस्तक थी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने कहा स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता को ही संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या मापन करता है? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का संबंध बुद्धि से है। इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अभ्यासों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसमें ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है, और यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक क्लार्क द्वारा 1943 में दिया गया था। ठीक है, जबकि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत अधिगम से संबंधित हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे कार्ल जुंग। ठीक है, जिन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी रूप में व्यक्ति का वर्गीकरण किया। संज्ञात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ब्लूम ने, ये किसने बताया था? ब्लूम। ठीक है, ब्लूम ने संज्ञात्मक संप्रति को 6 भागों में, कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया, जिसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया। इनमें से ज्ञान संज्ञात्मक संप्राति में न्यूनतम स्तर पर है। बच्चों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे सामाजिक परिवेश के तत्व। परिवार के पश्चात समाज ही एक ऐसा संस्थान है जहां बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है एक बालक, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये किसका उदाहरण होगा? तो एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये ऊर्ध्व अधिगम अंत्यकरण का एक उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम एक सीखने की समानांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की एक प्रक्रिया होती है। क्या? ऊर्ध्व अधिगम
सीखने की एक समानांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी तेज गति से होता है। तो द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हमारा विकास से संबंधित नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण विकास की दिशा से संबंधित सिद्धांत, बाल विकास, ये सारे किससे हैं? बाल विकास से संबंधित है। विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, हमारे मरने तक होता रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था गेसेल ने। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये गेसेल ने कहा था। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 24 प्रकार से वर्गीकृत किया है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जॉन ए मैक्डूगल। इन्होंने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये किसका कथन है? तो किसी वस्तु विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि अवधान क्या है। तो किसी वस्तु विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया अवधान कहलाती है। इसे परिभाषित करते हुए रॉस ने कहा है, अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। नेक्स्ट है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था रॉस ने। निम्न में से कौन सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया और प्रभाव का नियम दिया। इन तीनों नियमों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। और जबकि बहुत अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में शामिल न होकर थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी सहायक नियमों में से एक है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर एस जलोटा ने 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए मानसिक योग्यता का परीक्षण प्रतिपादित किया है। यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी.एफ. स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलोव का है। ये सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है। तो ये सही नहीं है, वो है डी, सीखने का समग्र सिद्धांत। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी.एफ. स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलोव का है, जबकि सीखने का समग्र सिद्धांत शिक्षा का दर्शन है, हल नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेशमर ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार में की है। इसमें उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार चर्चा की है। इसका आंसर हो जाएगा क्रेशमर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं। एक होता है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वो उतना ही तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गॉल्टन, रॉस या वुडवर्थ। तो सृजन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसिस गॉल्टन को जाना जाता है। इनका उद्देश्य आनुवांशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना है।
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? सृजनात्मकता क्या होता है? पहले हम सृजनात्मकता को देख लेते हैं। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे पहले से किसी ने नहीं देखा हो या जिसे वह पहले से नहीं जानता हो, उसे भी नहीं पता है कि क्या सृजनात्मक कार्य कर रहा है। तो सृजनात्मकता के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने कहा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति। अगर आपको ये पता है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।